अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी बात को नज़र में रखते हुए मैं इस चैनल पर शुरू करने जा रहा हूँ एक ऐसा सीरीज़ जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऊपर के सभी क्वेश्चन को डीपली समझाएगी और आपको वो तैयार करा देगी। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो इसका आंसर है कानून द्वारा संसद। जो संसद होता है उसके पास कानून बनाने का अधिकार होता है, तो वो इस अधिकार का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदल सकती है। और बीते समय में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रारंभ में जजों की संख्या थी वो थी 7, उसके बाद से 1956 में 10 कर दी गई और 1960 में 13, 77 में ये 17 कर दी गई और 1985 में ये संख्या 25 हो गई और इस समय यानी कि प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में ये संख्या 31 हो गई है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो आंसर है 330वां जो अनुच्छेद है उसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो इसका आंसर है केरल हाई कोर्ट। और केरल हाई कोर्ट जो है वो केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट है। यह कोची में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। याद कर लीजिएगा कि केरल हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में हुई थी और ये कहाँ पर है? कोची में है। और जो केरल हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप का भी काम करती है और इधर केरल का भी काम करती है, यानी केरल और लक्षद्वीप दोनों का ये हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना होना चाहिए? मतलब कि अगर मान लेते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है, काफ़ी कठिन बात है लेकिन फिर भी अगर आपको मुख्य न्यायाधीश बनना है तो आपको जो हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा एज अ जज। यानी अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल तक जज के रूप में काम कर चुके हैं तभी जाके आप सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी योग्य होंगे। तो इसका आंसर है 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो जो 69वां संशोधन हुआ था, 69वां संशोधन 1991 में जो हुआ था उस संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीटी घोषित किया गया था। और इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आती है कि एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 में पूरी हुई। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 में पूरी हुई, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो अगर आप भारत का जो पेनिनसुलर रीजन है यानी कि जो दक्षिणी भाग है उसमें देखेंगे तो जो इस साइड अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है, ठीक, तो उसका जो न्याय का कार्य है वो कौन सा न्यायालय देखता है? तो इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। अब ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहीं पर एक पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर नाम का जगह है। वहाँ पे क्या होता है? कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच यहाँ पर बैठती है, यहाँ पर सर्किट बेंच बैठती है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो यहाँ पर है वो पोर्ट ब्लेयर में उसकी एक सर्किट बेंच बैठती है और वही इसका मतलब किसका? अंडमान निकोबार आइलैंड का यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्याय क्षेत्र का सारा काम करती है। अब आप पूछेंगे कि सर्किट बेंच क्या होता है? सर्किट बेंच का मतलब होता है कि एक टेम्परेरी बेंच होती है। सर्किट बेंच का मतलब टेम्परेरी बेंच। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसकी एक टेम्परेरी बेंच पोर्ट ब्लेयर में बैठती है। ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पर सर्किट बेंच बैठती है कलकत्ता हाई कोर्ट की और यहाँ का सारा न्याय का जो कार्य है वो यहाँ पर हो जाता है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच से। अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में
तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो अगर किसी राज्य में तीन स्तरीय पंचायती प्रणाली रखनी है या है, तो वो जो राज्य है वो उसकी कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो उसका आंसर जो है दिख रहा है आपको 20 लाख। कम से कम आबादी 20 लाख की होनी चाहिए। तो तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत, और दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला पंचायत। तो ये वाला जो पंचायती राज प्रणाली है वो उन्हीं राज्यों में सिर्फ है जिसकी आबादी 20 लाख से ऊपर की है। ठीक, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में एक राज्य में जो कार्यकारी शक्ति है उसके संदर्भ में हमें ये कौन सा कथन सही है ये पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके नीचे ये सारा दिया गया है 1 2 3, ये सारे कथन हैं, ऑप्शन नहीं है, ये कथन है। ध्यान से पढ़िए। अब देखिए क्या है। पहला जो कथन है वो कहता है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये जो कथन है ये सही है। दूसरा कथन पढ़ते हैं, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। ये जो कथन है ये भी सही है, क्योंकि इसका जो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है वो मंत्री परिषद के पास होता है। ठीक, और जो तीसरा कथन है उसको पढ़ते हैं। तीसरे कथन में ये लिखा हुआ है कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो ये वाला जो कथन है वो गलत है। गलत क्यों है बताता हूँ। अब देखिए, राज्य में जो भी कार्यकारी निर्णय लिए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं गवर्नर के नाम पर, यानी कि राज्यपाल के नाम पर। मुख्यमंत्री नहीं होगा यहाँ पर राज्यपाल होगा। तो इसीलिए वाला जो कथन है वो गलत है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये कथन में से पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा वाला गलत है। अब ये कथन है, अब इससे रिलेटेड जो है हम इन ऑप्शंस को टैकल करेंगे। ये कथन थे ये तीनों, अब ये ऑप्शंस हैं। हमने क्या देखा था कि इन कथनों में से पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हो गया। अब देखते हैं ऑप्शंस में, केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा तीसरा, और सी वाला जो है केवल तीसरा, और डी वाला जो कहता है वो पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोगों ने क्या पता किया था कि जो तीसरा बयान था वो गलत था, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है। हम लोग को गलत के ऊपर नहीं फोकस करना है, कौन सा कथन सही है ये पता करना है। तो कौन कौन सा कथन सही था? पहला और दूसरा सही था, तीसरा गलत था। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा सही था। तो ऑप्शंस में पहला दूसरा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन में लिखा हुआ पहला दूसरा, ए में लिखा हुआ केवल पहला और दूसरा सही है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन में कहा गया है कि जो कथन 1 है, कथन 2 है वो सही है। तो इसको हम लोग टिक करेंगे, ए वाला सही है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बोलता है कि भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ अभी विचार करने के लिए बोल रहा है। तो अब कौन कौन से ये लिस्ट दिए गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि ये इनमें से कोई भी जो है वो ऑप्शन नहीं है, ये सारे लिस्ट हैं। ठीक, तो लिस्ट में क्या क्या दिया गया है? सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, और तीसरा जो है वो दिया गया है बोडो संथाली, चौथा संथाली और कोंकणी, पांचवा डोगरी और मैथिली। तो अब विचार करने के दिया है, तो विचार करने के लिए हमें प्रश्न चाहिए। तो प्रश्न तो बाद में दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 9 यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ पे विचार करने के लिए दिया गया है। अब प्रश्न ये है, तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 2003 के जो 92वां जो संशोधन अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल हो गई थीं? अब आपने लिस्ट देखा था, तो उसी लिस्ट से मतलब है उपरोक्त का यहाँ पे। ठीक, उपरोक्त का मतलब यहाँ पर उसी लिस्ट से है जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये पूछ रहा है कि 2003 में जो 92वां संशोधन अधिनियम आया था उसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। तो पहले हम लोग तथ्यों को पढ़ लेते हैं जो नोट्स हैं। तो 1967 में सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को रखा गया था 8वीं अनुसूची में, और जो 2003 में बोडो को, मैथिली को और संथाली और डोगरी को, इन चारों भाषाओं को
2003 में, ध्यान दीजिए 2003 में इसमें इंक्लूड कर लिया गया था 8वीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन हमारा किससे है, 2003 वाले से है ना। तो इसमें बोडो है, मैथिली है, संथाली है और डोगरी है। तो अब हम लोग को देखना है कि ये जो चारों जो भाषाएं हैं वो कौन कौन से लिस्ट में शामिल है। यहाँ पर कौन कौन सी थी, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो वो है बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ये है। तो अब ये देखिए कौन कौन से स्थान पर ये है, तीसरे वाले पर, 5वें वाले पर। ये दोनों ये चारों जो भाषाएं हैं वो तीसरे और 5वें स्थान पर हैं, यानी तीसरा और 5वां जो स्थान है वो सही है। अब हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि तीसरा और 5वां कहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में तीसरा और 5वां कहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप सीधे, तीसरा और 5वां लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा और 5वां, जिसमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी है, वो 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में इसको शामिल कर लिया था। काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया था ये, लेकिन समझना ज़रूरी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, वो है 10वां क्वेश्चन। कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, राज्यपाल को उसके कार्यालय से कौन हटा सकता है। आंसर है राष्ट्रपति। अब जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल को हटा सकता है, वही उसकी नियुक्ति करता है, वही उसको हटा भी सकता है। ठीक, तो इसी तरह अपना वीडियो अब जो है वो समाप्त हो रहा है। एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके हमारा मोरल बूस्ट कर सकते हैं। इससे मैं और अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए जो कि तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये इस सीरीज़ का, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। कि आने वाली वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो आपको सब्सक्राइब करना है और वो घंटा ज़रूर दबा लेना है ऑल करके। ठीक, और कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स आप बहुत अच्छा किए थे। पिछले वीडियो में धर्म साहू जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, जो मैंने पढ़ाया था उसी से रिलेटेड उन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट किया था, उदाहरण दिया था, तो उनको धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए स्टडी जिगेट टू सक्सेस।